विरासत। जहाँ हर माता पिता अपने बच्चे को जीवन में सफल होता देखना चाहते हैं, वहीं आलोक जी और उनकी पत्नी शालिनी देवी के लिए सफलता की परिभाषा कुछ और ही थी। उनके लिए सरकारी नौकरी करने वाला बेटा एक अनमोल हीरा था, जबकि दूसरा बस एक बोझ। इस सोच ने धीरे धीरे परिवार में एक ऐसी दरार पैदा कर दी जिसने उनके रिश्ते की नींव को हिला दिया। आलोक जी और शालिनी देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा विवेक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जबकि छोटा बेटा विनय एक ऊंचे पद पर सरकारी अफसर था। इस वजह से आलोक जी और शालिनी देवी की नज़र में विवेक किसी लायक नहीं था, जबकि विनय काबिल था। विनय की सरकारी नौकरी लगने के बाद से ही उनका झुकाव उसकी तरफ ज़्यादा हो गया था। उन्हें इस बात का थोड़ा भी अफसोस नहीं था कि वह दोनों बेटों के बीच खुले तौर पर भेदभाव करते हैं। वे हर समय विनय की तारीफों के पुल बांधते रहते थे। जहाँ भी जाते या जो भी उनके घर आता, वे सिर्फ विनय की ही तारीफ करते। कई बार रिश्तेदार और पड़ोसी भी उन्हें समझाते कि यह गलत है। जब आपके दो बेटे हैं तो दोनों को बराबर प्यार दीजिए। दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और अपनी जिंदगी चला रहे हैं, वे कहते, पर उन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। आलोक जी और शालिनी देवी विनय के प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि उन्हें लगता था पहले उसी की शादी कर दो, क्योंकि उसकी पत्नी उन्हें स्वर्ग का सुख देगी। आखिर वह एक सरकारी अफसर की पत्नी जो होगी, लेकिन समाज के कुछ नियम और रिश्तेदारों के दबाव में उन्हें आखिरकार विवेक की शादी करनी पड़ी। हालांकि विवेक की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर इतनी कम भी नहीं थी कि वह अपनी ज़रूरतें पूरी ना कर सके। वहीं विनय सरकारी अफसर था, तो उसकी तनख्वाह और रुतबा दोनों ही ज़्यादा थे। इस बात का उनके माता पिता को बहुत घमंड था। उन्होंने यह कभी नहीं देखा कि उनका छोटा बेटा कितना बदतमीज और चरित्रहीन होता जा रहा है। उन्हें यह भी पता था कि विनय जहाँ रहता था, उसने एक नौकरानी रखी हुई थी जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे। खैर, विवेक की शादी हुई और कामिनी नाम की एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की उनके घर की बहू बनी। लेकिन सास ससुर की नज़रों में उसकी कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि जब उनका बेटा ही उनके लिए मायने नहीं रखता था तो बहू की क्या औकात थी। कामिनी को यह बात कुछ ही दिनों में समझ आ गई। दोनों भाई एक ही शहर में नौकरी करते थे, फिर भी विनय कभी अपने बड़े भाई से कोई मतलब नहीं रखता था। शादी के बाद जब तक कामिनी ससुराल में रही, उसने देखा कि उसके सास ससुर दिन रात सिर्फ विनय की तारीफ करते रहते हैं। वे अक्सर कहते हैं, जल्दी से छोटी बहू आ जाए तो हम गंगा नहा लें। हमारी छोटी बहू तो हमें पलकों पर बिठाकर रखेगी। वे उस बहू की तारीफ करते थे जो अभी आई भी नहीं थी, और जो उनके सामने थी उसका हर वक्त अपमान किया जाता था। कामिनी शादी के बाद 2 महीने तक ससुराल में रही, पर सास ससुर का व्यवहार बहुत खराब था। वह उसे ताने मारते थे और उसके पति की बेइज्जती करते रहते थे। कामिनी को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और कभी कभी वह पलटकर जवाब भी दे देती थी। 2 महीने बाद वह अपने पति के साथ रहने चली गई। उसका पति बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसका बहुत ख्याल रखता था। वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कामिनी के जाने के बाद उसके सास ससुर विनय के लिए रिश्ता खोजने लगे। उनके हिसाब से उनका हीरा बेटा था, तो बहू भी हीरा ही चाहिए थी, जो सर्व गुण संपन्न हो और साथ में ढेर सारा दहेज भी लेकर आए। इस तलाश में 5 साल निकल गए, पर उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब उन्हें लगा कि उनका हीरा बेटा कहीं कोयला ना बन जाए, तो उन्होंने एक जगह समझौता करके विनय की शादी कर दी। छोटी बहू नैना घर में आई और आते ही समझ गई कि वह और उसका पति सास ससुर के लिए सब कुछ है। नैना ने सोचा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस घर में वही होगा जो वह चाहेगी,
क्योंकि सास ससुर तो पहले से ही उसके पति के गुलाम थे। विवेक और कामनी कभी कभी माता पिता से मिलने आते थे, पर उनका एक हफ्ता रहना भी उन्हें भारी लगने लगता था। इसलिए उन्होंने घर आना जाना बहुत कम कर दिया था। विनय और नैना की शादी के बाद आलोक जी और शालिनी देवी ने सोचा कि अब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, तो वह भी उसी शहर में क्यों ना चले जाएं, जहां उनके दोनों बेटे रहते थे। अभी तक किसी बेटे ने अपना घर नहीं खरीदा था, तो उन्होंने सुझाव दिया कि वह अपना घर बेचकर एक बड़ा घर खरीद लेते हैं, जिसमें सब साथ में रह लेंगे। उन्होंने कुछ खेत बेचकर एक बहुत बड़ा घर उस शहर में ले लिया। अब जब सबको एक ही घर में रहना था, तो झगड़े होना लाजमी था। कामनी और उसकी देवरानी नैना में अक्सर बहस हो जाती थी, क्योंकि सास ससुर हमेशा नैना का ही साथ देते थे। कामनी अकेली पड़ जाती थी। कामनी का एक बेटा भी था, जिसकी देखभाल करनी होती थी, लेकिन सास ससुर चाहते थे कि वह घर भी संभाले, जो संभव नहीं था। एक दिन बहस के दौरान कामनी ने कहा, इससे तो अच्छा था कि हम अकेले रहते थे, कम से कम इतनी टेंशन तो नहीं थी। सास ने कहा, जाओ अकेले ही रहो और कोई जिम्मेदारी मत लो। कामनी ने जवाब दिया, जिम्मेदारी मैं नहीं लेती या आप लोग नहीं लेने देते। क्या आपने कभी अपने पोते को 2 मिनट के लिए भी खिलाया है? उसी दौरान नैना गर्भवती हो गई और उसकी तबीयत खराब रहने लगी। कामनी की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। कामनी समझ चुकी थी कि सास ससुर ने जानबूझकर सबको एक घर में रखा है, ताकि उनकी छोटी बहू की खातिरदारी हो सके। जब कामनी गर्भवती थी, तब तो सास ने उसे पूछा भी नहीं था। उसके माता पिता ने ही सब कुछ किया था। अब जब छोटी बहू गर्भवती थी, तो उसे सिर पर बिठाकर रखा गया था। यह सब देखकर कामनी को बहुत गुस्सा आता था। उधर जब से नैना गर्भवती हुई थी, विनय घर पर कम और अपनी नौकरानी के साथ ज़्यादा समय बिताता था, जिसे उसने एक अलग घर में रखा हुआ था। नैना को शक हुआ और एक दिन उसे पता चल ही गया कि उसके पति का उसकी नौकरानी के साथ अवैध संबंध है, जो कामिनी और सास ससुर को पहले से ही पता था। घर में बहुत हंगामा हुआ। नैना ने अपने माता पिता को बुला लिया और खूब तमाशा हुआ। नैना के माता पिता ने विवेक को भी कुछ बातें सुनाईं, तो कामनी ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को कुछ कहने की? आपका दामाद क्या करता है, यह आप, आपकी बेटी, दामाद और आपके समधी जाने। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आपका दामाद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, जो उसे पता नहीं सही क्या है और गलत क्या, और ना ही हमने उसका ठेका ले रखा है। उसने आगे कहा, खबरदार जो अपने दामाद की बदतमीजी के लिए मेरे पति को कुछ बोला। क्या मेरे पति से पूछकर आपने अपनी बेटी की शादी की थी? और अब तक तो आपकी बेटी अपने पति के रुतबे पर महारानी बनी फिरती थी। अब क्या हुआ? खैर, उस मामले को नौकरानी को कुछ पैसे देकर ख़त्म कर दिया गया। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी सास ससुर की नज़रों में विनय और नैना ही हीरा थे, और ऊपर से नैना गर्भवती थी। उनके कुल का असली वारिस आने वाला था। अब कामनी घर की नौकरानी बन चुकी थी, क्योंकि छोटी बहू को तो दिन भर आराम करना होता था। कामनी को भी अपना घर, परिवार और बच्चों को देखना पड़ता था। एक दिन उसने कहा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहूँगी। सास ने कहा, ठीक है तो जा और रह किराए के घर में। कामनी बोली, मैं किराए के घर में क्यों रहूँगी? यह घर क्या किसी के पैसों से खरीदा गया है? जी नहीं, यह घर पुश्तैनी खेतों को बेचकर खरीदा गया है, जिसमें मेरे और मेरे पति का भी बराबर का हिस्सा है। बहुत सुन चुकी मैं आप लोगों की बकवास, अब और नहीं। इस घर में 2 फ्लोर हैं। एक फ्लोर आपने किराए पर दे रखा है। मैं कल ही उसे खाली करवाती हूँ। मेरा परिवार उसमें रहेगा। नैना चिल्लाने लगी, ऐसे कैसे तुम एक फ्लोर पर कब्जा कर लोगी? कामनी ने जवाब दिया, क्यों, दूसरा फ्लोर तो तुम्हारा है ना? क्या पूरा घर तुम ही रखोगी? सास ने कहा, ऐसे कैसे तुम एक फ्लोर ले लोगी मेरे रहते? अभी इस घर की मालकिन मैं हूँ।
कामनी बोली, आप इस गुमान में मत रहिएगा कि अब तक आपकी बकवास सुनी तो आगे भी सुनती रहूंगी। हाँ, पहले जिस घर में मैं रहती थी वह आप लोगों का बनाया हुआ था, उस पर आप लोगों का हक था, पर यह आपने पुश्तैनी खेत को बेचकर लिया है। भले ही अपने नाम पर लिया है, फिर भी हम लोगों का बराबर का हक है। देखते हैं आप कैसे हमें यहाँ से निकाल देती हैं। उसने आगे कहा, मैं किसी किराए के घर में नहीं जाने वाली। भगवान से डरिए, 2 बेटों में इतना भेदभाव करते हैं आप। कल को भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग। जब से कामनी ने घर के निचले फ्लोर में रहने की बात की थी, तब से घर में हंगामा मचा हुआ था। विवेक ने कहा, चलो हम फिर से किराए के घर में चलते हैं। कामनी बोली, नहीं, हर बार हमने अपना हक छोड़ा है, अब और नहीं। जितना हक तुम्हारे भाई का है उतना ही तुम्हारा भी है, पर तुम्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि तुमने कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। पर अब यह सोचो कि तुम्हारा एक बेटा भी है। अपना हक तो तुमने खोया ही, क्या अपने बेटे का हक भी तुम छोड़ोगे? कामनी के सास ससुर को समझ आ चुका था कि कामनी अब झुकने वाली नहीं है। नैना बोली, और मम्मी पापा को मेरे सर पर डाल जाओगी? वो क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हैं? कामनी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा हमारे साथ रहेंगे और जीवन भर रहेंगे। मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊँगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अभी तुम गर्भवती हो और तुम्हें मम्मी पापा की ज़रूरत है, तो तुम उन्हें मेरे साथ नहीं आने दोगी, और उसके बाद तुम्हारा बच्चा होगा तब तक भी तुम उन्हें मेरे पास नहीं आने दोगी। लेकिन हाँ, उसके बाद तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं होगी और तुम हमेशा के लिए उन्हें मेरे पास छोड़ दोगी। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। कामनी ने सास ससुर से कहा, आप लोग चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैं आपके छोटे बेटे और बहू की जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली। सास ससुर ने कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। नैना ने भी बोला, जी नहीं, मम्मी पापा मेरे साथ रहेंगे। कामनी ने कहा, वो तो मुझे पता ही है, मम्मी पापा तो इस गुमान में हैं कि तुम और विनय ज़िंदगी भर इनका ख्याल रखोगे, पर असलियत तुम भी जानती हो और मैं भी। ज़रूरत ख़त्म होने के बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगे तुम लोग इन्हें, और इनका सारा गुमान धरती पर ही गिरेगा। उसके बाद कामनी अपने पति के साथ नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गई। उधर नैना ने भी एक बेटे को जन्म दिया। सास ससुर के लिए उनके कुल का वारिस आ चुका था और वह दोनों उसके बच्चे को बहुत प्यार करते थे, जबकि कामनी के बच्चे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। अगर कभी कामनी का बेटा ऊपर चला जाता तो वह लोग तुरंत उसे नीचे भेज देते और कहते, तू उनके साथ नहीं खेल सकता क्योंकि यह बहुत अमीर बाप का बेटा है, उसके कपड़े और खिलौने बहुत महंगे हैं, तेरी औकात नहीं उसके साथ खेलने की। यह सब सुनते सुनते एक दिन कामनी को बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा, खबरदार जो अपने पैसों की गर्मी मेरे बेटे को दिखाई। मेरे बेटे को किसी बात की कोई कमी नहीं, उसका बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, और यदि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो अपने बेटे को पैसे ही खिलाओ। कैसे दादा दादी हैं आप लोग, शर्म नहीं आती 2 पोतों में इतना भेदभाव करते हुए? लेकिन वह लोग पैसों के गुमान में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। विनय और नैना चालाक तो थे ही, उन लोगों ने चुपके से सास ससुर का पुराना वाला घर बिकवा दिया और उसके पैसों से ही उसी शहर में अपना एक और बड़ा घर ले लिया। अब विनय और नैना सास ससुर को कामनी के पास भेज देना चाहते थे, पर वह इतने चालाक थे कि उन्हें लगा अभी इनके पास बैंक में अच्छे खासे पैसे हैं, पहले वह भी निकलवा लेते हैं तभी इन्हें किनारे करेंगे। इसी लालच में उन लोगों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ था और लगातार कामनी और उसके पति के खिलाफ भड़काते भी रहते थे। कामनी ने समझ लिया था कि सब कुछ होते हुए भी
उसके सास ससुर हमेशा उसके और उसकी पति और बच्चे की बेइज्जती करते हैं। सिर्फ इस वजह से ही उसके पति की आय विनय जितनी नहीं थी। अब उसने ठान लिया कि वह पैसों का जवाब पैसों से ही देगी। उसने कुछ काम करने की सोची, क्योंकि उसका बेटा भी अब बड़ा हो गया था। कामनी बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज और कुशाग्र बुद्धि की थी और शादी से पहले वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उसने सोचा काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। उसने अगल बगल के बच्चों से किताब लेकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया, जिसमें वह इंटर तक के बच्चों को कोचिंग देने लगी। शुरू में तो कुछ कम बच्चे आए। सास और नैना हंसती भी थी कि वह अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी, लेकिन कामनी इतना अच्छा पढ़ाती थी कि धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और 2 साल बीतते बीतते अच्छी खासी तादाद हो गई। कामनी को घर में जगह कम पड़ने लगी तो उसने पास में ही एक पूरी बिल्डिंग किराए पर ले ली और उसमें अपना कोचिंग सेंटर बना लिया। क्योंकि कामनी का कोचिंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उसकी अच्छी कमाई भी हो रही थी, जल्द ही उसने वह पूरी बिल्डिंग खरीद ली और देखते ही देखते कामनी का कोचिंग सेंटर उस शहर का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर बन चुका था। कामनी ने काफ़ी सारे टीचर भी रख लिए थे। उसके कोचिंग सेंटर में एडमिशन के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। कामनी की दिन रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। विवेक भी अब अपनी नौकरी छोड़कर कामनी के साथ उसके बिजनेस में शामिल हो चुका था, क्योंकि कामनी से अकेले वह नहीं संभल रहा था। कामनी के सास ससुर और देवर देवरानी यह सब देखकर काफ़ी जल भुन रहे थे। इस तरह लगभग 10 वर्ष बीत गए। कामनी का बेटा अब दूसरे शहर के कॉलेज में हॉस्टल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। कामनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसके देवर से कई ज़्यादा पैसे कामनी के पास आ चुके थे। कामनी ने सास ससुर का गुमान तोड़ दिया था। उधर कामनी के देवर देवरानी अब तक सास ससुर को पूरी तरह से खाली कर चुके थे और अब उनके पास अपने छोटे बेटे बहू को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन लोगों ने साफ साफ बोल दिया, अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते। आलोक जी और शालिनी देवी ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? विनय बेशर्मी से बोला, क्यों, क्या मैं आपका अकेला बेटा हूँ? एक बड़ा बेटा भी तो है आपका, उसके पास जाकर रहिए। आलोक जी और शालिनी देवी ने कहा, लेकिन बेटा, हम उसके पास कैसे जाएं? हमने तो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। हमारा जितना बैंक बैलेंस था, हमारा घर, सब कुछ बेचकर तुम्हें दे दिया और अब तुम कह रहे हो कि हम अपने बड़े बेटे के पास रहें? यह कैसे हो सकता है? जब सब कुछ तुम्हें दे दिया तो अब रहेंगे भी तो तुम्हारे पास ही ना, क्योंकि तुम हमारे लाडले हो। नैना ने कहा, अपनी ये फालतू की बकवास अपने पास रखिए। अब आप लोग हमारे किसी काम के नहीं। हमारा बेटा बड़ा हो चुका है। आपकी सारी संपत्ति हमारे पास आ चुकी है। शरीर से आप लोग किसी लायक बचे नहीं हैं। आप हमारा क्या करेंगे? हमें आपका करना पड़ेगा। अब हम इतने पागल तो नहीं हैं कि अपने सर पर फालतू का बोझ ढोते रहें। इतने सालों तक आपको रख लिया, अब कुछ साल अपने बड़े बेटे बहू के पास जाकर रहिए और यहाँ वापस आने की कोशिश मत करिएगा। आलोक जी और शालिनी देवी के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने अपने छोटे बेटे की तरफ देखा तो उसने अपने बेटे से कहा, जाओ दादा दादी को अपने ताऊजी के घर छोड़ दो। उसका बेटा खींचता हुआ दादा दादी को घर से बाहर ले गया। यह वही पोता था जिसके लिए उन्होंने अपने बड़े पोते पर कभी ध्यान नहीं दिया था। आज उसे धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल रहा था। यही संस्कार मिले थे उसे, क्योंकि उसके दादा दादी और माँ बाप ने यही संस्कार उसके अंदर डाले थे। आलोक जी और शालिनी देवी अब कामनी के घर आ चुके थे। कामनी ने कहा, क्यों, जो मैंने बोला था वह सही निकला ना? आप
आप उनके काम नहीं रहे तो हमारे पास फेंक दिया ना। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आपके छोटे बेटे बहू या आप लोग जितने बुरे नहीं हैं। आप लोगों ने जो भी किया, पर हमारा फ़र्ज़ अपने माँ बाप की सेवा करना है, तो अब आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन यह मत सोचिएगा कि इससे मेरे मन में आप लोगों के लिए इज्जत आ जाएगी। वह कभी नहीं होगा। आप लोगों ने जो हमारे साथ किया है वह हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी है। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने कामिनी को सारी बात बताई कि किस तरह से उनके छोटे बेटे बहू ने उनका सब कुछ हड़प लिया और आज सब अपने नाम करवा लिया है। कामिनी ने बोला, यह सब आपके कर्मों का फल है। आपके मन में बेईमानी थी तभी तो ऐसा हुआ। उन लोगों ने हड़प लिया, बल्कि आप लोगों ने अपने बड़े बेटे बहू का हिस्सा हड़प कर उन लोगों के नाम कर दिया। उसने आगे कहा, आप लोगों ने एक बार भी यह नहीं सोचा होगा कि इस पर आपके बड़े बेटे बहू का भी बराबर का हक है। तो बेईमानी तो आप लोगों ने की ना। आलोक जी ने कहा, हाँ हम मानते हैं हमसे गलती हुई, पर अब हम अपने छोटे बहू को सबक सिखाना चाहते हैं। कामिनी ने कहा, वह आप जानिए, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन जो कुछ आप लोगों ने बेईमानी से औरों के नाम कर दिया है उस पर मेरे परिवार का भी बराबर का हक है और मैं मेरे बेटे का हक छीनने नहीं दूंगी। उसने अपने कुछ लोगों को फ़ोन लगाया और कुछ समझाया और बोला, जल्द से जल्द मुझे सारे कागजात चाहिए। कुछ दिनों के बाद कामिनी सारे इंतजाम करके अपने देवर के घर की ओर गई और वहां जाकर चुपचाप से जितनी संपत्ति और पैसे अकेले हड़प कर रखे थे उसे वापस मम्मी पापा के नाम करो, नहीं तो तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। विनय ने अपना रुतबा दिखाया। अच्छा, आपको पता भी है मैं किस ओहदे पर काम करता हूँ? कामिनी ने कहा, हाँ बहुत अच्छे से पता है और उसका पूरा इंतज़ाम करके आई हूँ मैं। आज तक जितनी बेईमानियाँ की हैं अपने ओहदे पर रहते हुए और जितने लोगों से नाजायज़ तरीके से पैसे लेकर उनका काम किया है उन सब का हिसाब लेकर आई हूँ मैं। तो या तो सब कुछ वापस करो या तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। और हाँ, अब मेरी भी बहुत पहुँच हो चुकी है, इतना तुम्हें तो पता होगा ही, तो सोच लो क्या करना है। कामिनी ने विनय के सामने सब कुछ कागजात रख दिए, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसने चुपचाप से समझौता कर लेने में ही अपनी भलाई समझी और जितना कुछ उसने अपने माँ बाप से बेईमानी से हड़पा था सब कुछ उसने कुछ दिनों में माँ बाप के नाम वापस कर दिया। अब विवेक ने अपने माँ बाप से बोला, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था और अब वह सही वक्त आ चुका है। आप लोगों ने पूरा जीवन मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, साथ ही मेरी बीवी और बच्चों के साथ भी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम आपके जैसे नहीं हैं। आप पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर रहेंगे। यह आपका घर है, लेकिन मैं और मेरा परिवार आपको माँ बाप का वह दर्जा कभी नहीं दे पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। क्यों, वह आप अच्छे से जानते हैं। आज सब कुछ खोकर आप हमारे पास लौटे हैं तो हम आपको सहारा देंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और भेदभाव का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सच्चा रिश्ता और सम्मान धन दौलत से नहीं बल्कि प्यार और ईमानदारी से बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।